हेलो एवरीवन। आपकी डिमांड पर चैप्टर नंबर जो 13 है सिग्मा और अवकलज, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की जो ऑल फॉर्मूला है ना, एक ही वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, और आपकी और एक डिमांड आ रही है कि सर पूरे बुक का फॉर्मूला एक वीडियो में बना दीजिए, तो उस कुछ दिन का समय दीजिए, मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की। तो फॉर्मूला है, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा, और इस शीट को आप लिख भी लीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहले बात आती है लिमिट्स की। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि किसी फलन जो फलन होता है उसका मान में क्या होता है और किसी फलन की सीमा में क्या अंतर होता है, वो जान लीजिए। देखिए, आपके पास अगर कोई फलन है, सपोज करो एक फलन में ले लेता हूँ, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू ले लिया मैंने, सिंपल से एक फलन। ठीक है, और आपके पास एक्स बराबर एक कोई बिंदु है, सपोज करो मैंने एक्स बराबर टू ले लिया। तो फलन क्या होता है, डायरेक्ट मान होता है। आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर डायरेक्ट दो रख देना है। तो ये हो जाएगा, एक्स की जगह पर जैसे मैं दो दो रखूँगा तो टू, एक्स की जगह पर टू रखा और प्लस का टू, तो ये फोर हो जाएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू है, यानी कि ये एग्जैक्ट मान देता है। ये क्या देता है, एग्जैक्ट मान देता है, एकदम एग्जैक्ट मान। और फलन की सीमा में क्या अंतर है, देखो बेटा, अगर आपके पास कोई पॉइंट है और आपके पास कोई फलन है, ठीक है, ठीक है, तो अगर ये जो मान आया है ना, वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है। सीमा में क्या होता है, उसके आसपास जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो मान एग्जैक्ट मान नहीं होता है। क्योंकि जब हम सीमा, देखो इस चीज़ को मैंने डिटेल में समझा रखा है, प्रश्नावली 13.1 जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना, तो वहाँ मैंने डिटेल में समझा रखा है इन सब कॉन्सेप्ट को, 1 घंटे की वीडियो में। ठीक है, तो वो ज़रूर देखना। तो ये एग्जैक्ट मान नहीं होता, ये आसपास का मान होता है, सीमा। और फलन का मान जो होता है, मान जो है वो एग्जैक्ट मान होता है, एग्जैक्टली वही मान है। और ये सीमा जो होती है वो एग्जैक्टली मान नहीं होती, उसके आसपास का मान होता है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, तो उस एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं है, तो उसके आसपास होता है, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ जो काउंट करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, राइट हैंड लिमिट है ना, यानी कि दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा। राइट हैंड लिमिट, अगर आपके पास कोई बिंदु है एक्स बराबर ए पर आप ज्ञात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट जिस पॉइंट पे ना ए पॉजिटिव, पॉजिटिव चिन्ह मुझे ये बताता है कि ए से अधिक के लिए। क्योंकि लिमिट पे जो होता है ना, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं होता है, उसके दाईं तरफ जाएगा या फिर उसके बाईं तरफ जाएगा। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे अगर आप निकालोगे, फिर तो वो फलन का मान हो जाएगा, फिर वो लिमिट नहीं रहेगा, सीमा नहीं रहेगी। ठीक है, तभी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट ये चीज़ है और राइट हैंड लिमिट ये चीज़। देखो, दो तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव मतलब एक से अधिक के लिए ये फंक्शन होगा। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ए प्लस एच, एक्स की जगह पर क्या रखना होगा, ए प्लस एच, ये फॉर्मूला होगा। और सिमिलरली लेफ्ट के लिए बस माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब होता है एक्स की जगह ए रखना है, लेकिन इसका सिंबल मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ ए से कम के लिए फलन देखना है हमें, ये फंक्शन होगा। क्वेश्चन मैंने करा रखे, जब आप करोगे तो कुछ सब कुछ पता होगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ए माइनस एच। ठीक है, ये चीज होगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, सीमा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये क्या होती है। देखो, अगर आपके पास कोई पॉइंट एक्स बराबर ए है, आप उस पॉइंट पर लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालते हो और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, और दोनों के दोनों बराबर आ जाती हैं, मान लो कि एल आ जाती हैं, तब आप कहोगे कि उस फंक्शन पर, उस फंक्शन के लिए उस पॉइंट पर उस लिमिट की एग्जिस्टेंस है, उस सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर किसी बिंदु पर किसी फलन की अगर अस्तित्व की जांच करनी है, तो अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा बराबर आती है, तब तो अस्तित्व है। अगर बराबर नहीं आती तो अस्तित्व नहीं है। ठीक, सिंपल सी बात है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है, आपकी लिमिट्स पर। जैसे कि अगर आपके पास सपोज करो लिमिट एक्स टेंस टू है, आपके पास ए ये है और ये दो फलन है, या एक बार सपोज करो प्लस में है, तो लिमिट क्या होता है ना बेटा, अलग अलग लिया जाता है। फंक्शन एक्स के लिए भी लिमिट आ जाएगा और जी एक्स के लिए भी लिमिट अलग अलग आ जाएगा। अगर प्लस का है तो प्लस चिन्ह लिखोगे, और अगर माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज कीजिए आपके पास कोई अचर फलन है,
और लिमिट एक्सटेंस टू ए और ये फंक्शन एक्स है, तो ये जो अचर फलन है ये बाहर आ जाएगा और लिमिट इस फंक्शन के साथ लग जाएगा। ठीक, अगर गुणा में है तो भी वही नियम है, लिमिट इस फंक्शन के साथ भी आएगा और लिमिट इस फंक्शन के साथ भी आएगा। ठीक है, अगर भाग में है तो वही चीज़, लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा, लिमिट इसके साथ भी आ जाएगा, लेकिन एक कंडीशन यहाँ होगी कि इस लिमिट का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के बट्टे में अगर 0 होता है तो वो हो जाता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लिखना पड़ेगा कंडीशन, जबकि इसका मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा, तो ये भी होगा। ये सारे PDF आपको हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पे मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ जब सीमा के क्वेश्चंस करोगे आप तो कुछ क्वेश्चनों में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, हालांकि NCERT के क्वेश्चन को तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप NCERT से बाहर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, तो इन कुछ रिजल्ट्स की आपको ज़रूरत तब पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे 1 + x की पावर n होता है ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। आगे जब फ्यूचर में बड़ी क्लासों में जाओगे ना, तो इस रिजल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हद से ज़्यादा, इन सभी रिजल्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसको एक्सपेंड किया है, बट शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर 1 + x की पावर n है तो 1 पहला वैसे का वैसा होता है, फिर इसके साथ आ जाएगा nx, फिर क्या होगा, एक कम हो जाएगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, x की पावर 1 थी, यहाँ x की पावर 2 हो जाएगी। सबसे पहले x की पावर 0 होती है जिसे नहीं लिखते हैं, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2। अब देखो n-1 था, अब n-2 हो गया, फैक्टोरियल 3 लग जाएगा, x की पावर 3। अगला टर्म क्या होगा, n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4, x की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। e की पावर x वाला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2, x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। अगला टर्म क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ऐसे चलता जाएगा। ये अगर a की पावर, a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, तो वो a है। ये वो क्या होता है, 1 + x के अपॉन में फैक्टोरियल 1 log a प्लस x की पावर में 2 अपॉन फैक्टोरियल log a का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 log a की घात 3। ऐसे चलता जाएगा। अगर सपोज करो ये आ जाता है log 1 + x, तो ये क्या होगा, x² बट्टे 2, प्लस माइनस चलता रहेगा, x की पावर 3/3, x की पावर 4/4, अगला टर्म होगा x की पावर 5/5, लेकिन पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा चलेगा, अल्टरनेटिव। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, वो अलग मेथड है, वो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप कहोगे तो वो उसका प्रूफ भी है, तो ये उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, साइन कॉस एक्स। साइन में होता है ऑड, कॉस में होता है इवन। देख लें ये डिफरेंस है। ठीक है, पहला टर्म एक्स से शुरुआत होगी, साइन में एक्स की 1 के बाद 3 आएगा, 3 के ऊपर है तो 3 नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल में, 3 के बाद 5 आएगा, एक प्लस माइनस ये तो चलेगा, ये इसमें भी चलेगा, ये इसमें भी चलेगा। ट्रिक है समझने के लिए। ठीक, इसमें देखो 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसके बाद आएगा माइनस। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो भी देख लीजिए। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने में भी उपयोगी होंगे और बाहर के क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो वो भी उपयोगी हैं। जैसे लिमिट, अगर x की वैल्यू 0 पे जा रही है और साइन x अपॉन x, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, तो उस स्थिति में उसका मान 1 होता है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x अपॉन x, जो एंगल यहाँ है और जो एंगल यहाँ है, उस स्थिति में उसका मान 1 होता है। या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x की पावर में 1 अपॉन x है, तो उसका मान e होता है, एक्सपोनेंशियल। और आपको पता है जनरली e का मान जो होता है वो होता है 2.73। ठीक है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। सपोज करो अगला आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + a आ गया, यहाँ x था सिंपल, यहाँ जनरली a आ गया है। ए कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5 कुछ भी, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये e तो होगा ही होगा, ये जो a यहाँ पर वो पावर में आ जाएगा बस। ठीक, नेक्स्ट रिजल्ट जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस यहाँ पे जो लिमिट है
उसकी पावर n, और बट्टे में सिंपल x माइनस ए है, तो इस ये जो होता है फॉर्मूला बन जाता है n a n माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म। अब आपका आता है अवकलज। ठीक है, अब आपका क्या आता है बेटा, अवकलज। अवकलज किसी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए बोलता है कभी, और यहाँ तो जनरल फॉर्मूला तो है ही है। ठीक है, पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज करो एक फंक्शन है, और उसका एक बार डेरिवेटिव करना तो उसे एफ डैश एक्स से भी लिख सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं हम, एक्स बराबर ए पे चेक कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 जाता है, ये फिक्स है। किस पे चेक कर रहे हो, ए पे चेक कर रहे हो, तो फंक्शन ए प्लस एच, एक्स की जगह पे क्या रखना होता है, ए प्लस एच, माइनस फंक्शन है, एक्स की जगह पर ए रखना होता है, बट्टे में एच। अगर इसको हल करने पर इस लिमिट का अगर अस्तित्व आ जाता है, अस्तित्व समझते हो ना, कोई फाइनाइट वैल्यू देती है हमें अनंत को छोड़कर। ठीक है, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अगर ये कोई हमें फाइनाइट वैल्यू देती है, इस लिमिट का अस्तित्व होता है, तब तो फलन अवकलनीय है एक्स बराबर ए पर, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला है अवकलज के, फॉर्मूला का ही वीडियो है ये। देखो एक्स की पावर n है, डी बटा डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डेरिवेटिव कर रहे हो, एक्स का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष हम कर रहे हैं। अगर किसी के सापेक्ष तुम अवकलज कर रहे हो, उसको छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ये चीज़ पता होती है आपको। तो ये जो पावर में रहते हैं n, वो सामने आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। अगर किसी अचर राशि का अवकलज कर रहे हो, जैसे कांस्टेंट 2, 4, 10, 1000, 12 कुछ भी है, अचर राशि का सीधा सीधा अवकलज 0 होता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, डी बट्टा डी एक्स, शायद वो आपको आगे मिले या ना मिले। एक चीज़ सपोज करो आपके पास ये चीज़ है, फंक्शन भी है और कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अवकलज किसका हो जाता है, फंक्शन का। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये चीज़ मैंने शायद आगे लिखी है, ध्यान में नहीं आ रहा, देखते हैं अभी मिल जाएगा, लिख दिया मैंने फिर भी। लॉग एक्स का प्लस 1/x होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके एनसीईआरटी वगैरह में नहीं लिखा है, मैंने लिख दिया है। ए की पावर एक्स, ए कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की पावर एक्स आ जाए तो उसका प्लस क्या होता है, ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स रहेगा ही रहेगा, फिर आ जाएगा लॉग ए, और फिर अवकलज होगा इस एक्स का जो पावर में है। ठीक है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। अगला अवकलज है, अगर लॉग ए एक्स आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स है वो आ जाएगा बट्टे में 1/x, और फिर हो जाएगा लॉग ए ई। ठीक है, कुछ हटके फॉर्मूले हैं तो उनको मैंने आप अलग से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं। ये आपको अभी याद करोगे, कक्षा 12 में भी फिर से चाहिए होगा, कक्षा B से BSc BTech करोगे, मैथमेटिक्स लोगे, वहाँ पे भी चाहिए होगा। तो ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ 11 में ही चाहिए, नहीं, हमेशा चाहिए, तो ये रट जाना चाहिए। साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलज साइन एक्स होता है। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी अवकलज में सी से स्टार्ट होगा ना, माइनस सामने लग जाएगा, सी से स्टार्ट हो रहा माइनस सामने लग गया, सी से स्टार्ट हो रहा माइनस सामने लग गया। ये एक टिप है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओ। साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का प्लस माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स का प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का प्लस माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का प्लस होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में। 2-4 बार पढ़ोगे, 3-10 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो डी बट्टे डी एक्स, साइन अगर इनवर्स में आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स, तो उसका होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स है। कॉस इनवर्स का वही होता है, बस माइनस आ जाता है। टेन इनवर्स एक्स का प्लस होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का भी वही होता है, बस माइनस लग जाता है कॉट इनवर्स एक्स में। शेक इनवर्स का क्या होता है, 1/x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉशेक में भी वही रहता है, बस माइनस लग जाता है। एक के साथ एक फ्री, एक प्लस का होता है एक माइनस का। साइन का जैसा होगा वैसे ही कॉस का होगा, सी सी सी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव,
देख रहे हो, जो भी सी से स्टार्ट होता है नेगेटिव सामने ज़रूर है। ठीक है, साइन का करोगे कॉस याद हो जाएगा, टेन का करोगे कॉट याद हो जाएगा, सेक का करोगे कॉसेक याद हो जाएगा। ठीक, अब कुछ अलजेब्रा देख लीजिए। अगर डी बट्टे डी एक्स है, हाँ जो मैंने बोला वो नहीं लिखा था, वहाँ पे लिख दिया, बढ़िया हो गया। दो फलन है, सपोज करो एक बार प्लस में है, तो जो अवकलज है पहले के साथ भी होगा और अवकलज दूसरे के साथ भी होगा। ठीक है, और अगर माइनस हो तो वही चीज़ है, पर इसके साथ भी अवकलज आ जाएगा, माइनस में इसके साथ भी अवकलज में आ जाएगा। गुणा और भाग का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर ज़रूर आएंगे। अगर दो फलन की गुणा हो रही है और उसका अवकलज करना है, सपोज करो जैसे यहाँ लिखा है एक्स और यहाँ लिखा है साइन एक्स, इनका मैं अवकलज करना है, ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, तो क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तुम किसी को भी मान सकते हो, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। अब सूत्र लगा के हल कर लोगे, सूत्र लगा दिया, अब खोल के हल कर लो। ठीक, अब जैसे अंश बट्टा हर में, जैसे यही क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, एक्स बट्टे साइन एक्स है, इसका हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हर वैसे का वैसे साइन एक्स वैसे का वैसे गुणा अंश का अवकलज, अंश के हैं एक्स, फिर अंश वैसे का वैसे हर का अवकलज डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स का अवकलज, फिर क्या होता है जो बट्टे में उसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, और ये होता है बेटा चेन रूल, इसकी ज़रूरत तुम्हें कभी भी नहीं पड़ेगी अगर मेरी तरह से पढ़ोगे, लेकिन बाकी टीचर इसका बहुत खूब इस्तेमाल करते हैं, ये कंफ्यूजिंग मेथड होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जैसे डी वाई बटा डी एक्स है ना, तो ये डी वाई और डी एक्स है, तो एक वेरिएबल खुद से बना के प्रश्न के अनुरूप ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हैं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको मैं अपनी तरीके से करवाता हूँ, क्लास 12th में मैंने पढ़ा रखा है, कभी इसका यूज़ किया ही नहीं, लेकिन कर देता हूँ, बच्चों को पता ही नहीं चलता। ठीक है, और कई टीचर इसको लिख के करवाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मेरा टेक्निक अलग है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, चैप्टर 13 के, जो मैंने एक ही जगह सारे लिखवा दिए हैं। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल इनफ है। ठीक है, और आपकी जो डिमांड है कि सर क्लास 11th के सारे फॉर्मूले एक वीडियो में करवा दीजिए, तो वो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि लंबी है। देखो चैप्टर 13 का करवाया तो 17-18 मिनट की वीडियो बन गई, तो पूरे बुक का करवाऊंगा थोड़ा लेंथी बनेगा ना, तो कुछ दिन का समय दीजिए, लेकिन वो भी मैं कर दूंगा बहुत जल्द। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सब कुछ मैंने बना रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे।